Welcome to Ignoovala. This assignment is developed by Ignoovala in association with Neeraj Publications, publishing the largest range chapter-wise reference books, including many solved sample question papers for various IGNOU courses. तो हम शुरू करते हैं सत्रीय कार्य इग्नू का, जिसका कोर्स कोड है MCO 22, भारत का विदेश व्यापार और निवेश। तो हमारे पास पहला प्रश्न है, पूर्वानुमान नियंत्रण से आप क्या समझते हैं? पूर्वानुमान प्रणाली उपयुक्त है या सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न तरीके क्या हो सकते हैं? तो ये पूर्वानुमान क्या है? यह एक ऐसी प्रणाली है जो कि हमें आउटपुट की निगरानी में मदद करती है। मतलब जो हमें आउटपुट मिल रहा है उसकी देखरेख में हमें मदद करती है और वर्तमान मूल्यों के साथ पूर्वानुमान मूल्यों को उत्पन्न करने में भी मदद करती है। जो प्रेजेंट के जो वैल्यूज हैं उसके अलावा जो पहले से जो वैल्यूज हैं उनको भी, जो मतलब इनहेरेंट है, उनको भी उत्पन्न करने में मदद करती है। हमारी जो विभिन्न विधियां हैं हमारे पास, वो सुनिश्चित कर सकती है कि प्रणाली उपयुक्त है, चल औसत विधि, नियंत्रण चार्ट, निर्माण आदि का है। जैसे पिछला डेटा है और मौजूदा डेटा पूर्वानुमान नियंत्रण कर रहा है। पूर्वानुमान पीढ़ी है, फिर वो क्या कर रहे हैं? पूर्वानुमान लगा रहे हैं। फिर उसके बाद है प्रबंधकीय नियंत्रण, निर्णय और अनुभव। फिर है संशोधित पूर्वानुमान। जैसे पिछले आंकड़े का उपयोग करके हम एक पूर्वानुमान उत्पन्न कर सकते हैं जो प्रबंधकीय निर्णयों और अनुभवों के माध्यम से परिवर्तन के अधीन है। तो इस सूत्र का उपयोग करके हम जो डेविएशन है उसका अनुमान लगा सकते हैं। नियंत्रण सीमा मतलब अपर लिमिट है या लोअर लिमिट है। अब सहसंबंध शब्द से आप क्या समझते हैं? सहसंबंध का अध्ययन किसी उत्पाद की मांग का पूर्वानुमान लगाने में कैसे मदद करता है, बताइए। सहसंबंध क्या है? सांख्यिकीय उपकरण है, मतलब स्टैटिस्टिकल टेक्निकल टर्म है। मतलब इससे क्या है, जो दो वेरिएबल्स, चर मतलब जो वेरिएबल्स है उसके बीच में जो संबंध है, जो दोनों के बीच में जो रिलेशन स्टैब्लिश्ड है उसके बारे में चेक करता है। दो चरों को सहसंबद्ध कहा जाता है। दो मतलब जो दो वेरिएबल्स हैं उनको एक दूसरे पर डिपेंडेंट कहा जाता है, क्योंकि जब एक चर का परिवर्तन दूसरे चर में परिवर्तन को उत्तेजित करता है। जब एक वेरिएबल में चेंज हो रहा है तो उससे रिलेटेड दूसरे वेरिएबल में भी जब चेंज हम देख रहे हैं तो वो सहसंबंधी कहलाते हैं। प्रश्न 2 है हमारे पास, जनसंख्या और प्रतिदर्श शब्दों की व्याख्या करें। समझाइए कि कभी कभी पूर्ण गणना के बजाय प्रतिदर्श सर्वेक्षण करके जनसंख्या के बारे में जानकारी एकत्र करना आवश्यक व वांछनीय क्यों है? जनसंख्या वह संपूर्ण समूह है जिसके बारे में आप एक निष्कर्ष निकालना चाहते हैं। एक नमूना विशिष्ट समूह है जिससे आप आंकड़ा एकत्र करेंगे। नमूने का आकार हमेशा जनसंख्या के कुल आकार से छोटा होता है। मतलब हमने एक डेटा लिया है, एक छोटा डेटा निकाला है। नमूना मतलब एक सैंपल का हमेशा ही आकार क्या होता है? छोटा होता है। अगर हम सैंपल पॉपुलेशन भी चेक कर रहे हैं तो हम एक छोटे आकार की पॉपुलेशन को चेक करके उसके बारे में जानकारी प्राप्त करके एक बड़े आकार के बारे में जानकारी को मतलब हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब छात्रों की दैनिक समाचार पत्रों और साप्ताहिक पत्रिकाओं के प्रति उनकी पसंद एवं पढ़ने की आदतों का निर्धारण करने के लिए जनमत सर्वेक्षण कैसे करेंगे? हम स्कूल और कॉलेजों में प्रश्नावली प्रसारित करेंगे, मतलब क्वेश्चनेयर प्रसारित करेंगे, जैसे कि जिसे छात्रों द्वारा विधिवत भरा जाना है, मतलब स्टेप वाइज भरा जाएगा और हम उनको एक एक क्वेश्चनेयर दे देंगे। यह उन तरीकों में से है जिसमें ओपिनियन पोल का आयोजित किया जा सकता है। इसमें ओपिनियन पोल हो सकता है, मतलब हमें अस्पष्ट प्रश्नों से बचना चाहिए, जैसे आप क्या पढ़ते हैं, क्योंकि पढ़े, ये निर्दिष्ट नहीं करता है कि वे क्या पढ़ते हैं। छात्र को व्यापक मतलब एक ब्रॉड आधार पर विकल्प चुनने में सक्षम होना चाहिए, न कि विशेष रूप से समाचार पत्र के लिए वरीयता के आधार पर। मतलब उसके बाद ब्रॉड एस्पेक्ट में भी चूज करने की एबिलिटी होनी चाहिए, न कि केवल मतलब जैसे न्यूज़पेपर्स में देख के ही वो सिलेक्ट कर पा रहा है। श्रृंखला के प्रश्नों में निरंतरता होनी चाहिए, मतलब कंटिन्यूटी मेंटेन रहनी चाहिए। भ्रम से बचने के लिए प्रश्न विशिष्ट और स्पष्ट होना चाहिए। द क्वेश्चन शुड बी ऑब्जेक्टिव एंड वेरी मच स्पेसिफिक, मतलब बहुत ही स्पेसिफिक होने चाहिए क्वेश्चंस। अब आता है हमारे पास निम्नलिखित पर संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। हमें व्याख्या करनी है, मतलब कि ब्रीफ में हमें बताना है। परिणामों की अनिश्चित परिस्थितियों में निर्णय समस्याओं का विश्लेषण करते समय विभिन्न मुद्दे उठते हैं। क्यों उठते हैं? क्योंकि जोखिम और संभावनाएं। जब परिणाम अनिश्चित होते हैं तो निर्णय वालों को विभिन्न संभावित परिणामों और उनके साथ
जुड़े हुए जोखिमों पर विचार करना पड़ता है। उन्हें यह प्रिडिक्ट करना पड़ता है कि एक विशेष निर्णय से कौन सा परिणाम उत्पन्न हो सकता है और उसके होने की संभावना कितनी है। फिर आता है सूचना की कमी। अक्सर क्या होता है, निर्णय लेने के लिए आवश्यक सभी जानकारी उपलब्ध नहीं होती। जानकारी का आंशिक या अपूर्ण होना अनिश्चितता को बढ़ा देता है और जिससे निर्णय कठिन हो जाता है। फिर आता है मानव भावनाएं और पूर्वाग्रह। अनिश्चितता के समय लोग भावनाओं से प्रभावित हो सकते हैं, जैसे डर, चिंता या अत्यधिक आत्मविश्वास। ये भावनाएं निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती हैं, जिससे निष्पक्ष और तार्किक निर्णय लेना कठिन हो सकता है। फिर आता है विकल्पों का मूल्यांकन, जो मतलब हमारे पास ऑप्शंस हैं उनको हम अच्छे से चेक करके और फिर उनकी तुलना करना और सही निर्णय लेना जटिल हो सकता है। लागत लाभ विश्लेषण, मतलब कहाँ पे कितने कितने किस तरीके का जोखिम लेके कितना हमें लाभ होगा और कितना हमें लागत लगानी पड़ेगी, ये सब। फिर है दीर्घकालिक और अल्पकालिक परिणामों का प्रभाव। फिर है वैकल्पिक परिदृश्य। इन मुद्दों के समाधान के लिए निर्णय लेने वाले व्यक्ति संगठन को जोखिम प्रबंधन रणनीतियों, पूर्वानुमान मॉडल और परिदृश्य योजना जैसी तकनीकों का उपयोग करना पड़ता है, ताकि वे अनिश्चितता का अधिक सटीकता से आकलन कर सकें और सही निर्णय ले सकें। अब आता है प्रश्न ख में, जनसंख्या के बारे में निष्कर्ष निकालने में प्रतिचयन बहुत वांछनीय है। मतलब कुछ निष्कर्ष हम निकालते हैं विशेषताओं के बारे में, तो कुछ आधारभूत अवधारणाएं हैं। तो जनसंख्या की कोई भी विशेषता जिसका हम अध्ययन करते हैं उसे जनसंख्या के पैरामीटर के रूप में संदर्भित किया जा सकता है। मतलब ये पैरामीटर्स हैं और जनसंख्या का वह हिस्सा जिसे अध्ययन के लिए चुना गया है एक नमूना के रूप में जाना जाता है। जैसे प्रतिचयन विधियों के गुण इस प्रकार हैं। कम समय लगता है, क्योंकि हम जनसंख्या के केवल एक हिस्से का निरीक्षण करते हैं। इसमें शामिल समय पूरी आबादी के निरीक्षण के लिए आवश्यक समय की तुलना में कम होता है। काम तेजी से होता है, इस प्रकार हम बहुत समय और श्रम बचा सकते हैं। फिर अध्ययन में शामिल कम लागत। फिर पूर्ण गणना की भौतिक असंभवता, पूर्ण गणना का व्यवहारिक अव्यवहार्यता। फिर प्रतिचयन के आधार पर अनुमान की पर्याप्त विश्वसनीयता। फिर लास्ट हमारे पास एकत्रित इकाइयों की गुणवत्ता। ग है परिवर्तनशीलता को मापना उन्नत सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसके लिए 4 बुनियादी उद्देश्य हैं। औसत की विश्वसनीयता निर्धारित करने के लिए, परिवर्तनशीलता के नियंत्रण के लिए आधार के रूप में कार्य करना, 2 या अधिक श्रृंखलाओं की उनकी परिवर्तनशीलता के संबंध में तुलना करना, अन्य सांख्यिकीय पैमाने के उपयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए। उनके बिंदुओं की संक्षिप्त व्याख्या नीचे है। भिन्नता के माप यह बताते हैं कि द्रव्यमान का औसत कितना प्रतिनिधि करता है। फैलाव को मापने का एक अन्य उद्देश्य प्रकृति को निर्धारित करना और इसे नियंत्रित करने के लिए भिन्नता का कारण निर्धारित करता है। फिर फैलाव का माप उनकी परिवर्तनशीलता के संबंध में 2 या 2 से अधिक श्रृंखलाओं की तुलना करने में सक्षम बनाता है। फिर हमारे पास सांख्यिकी में कई शक्तिशाली विश्लेषणात्मक उपकरण, जैसे कि सहसंबंध विश्लेषण, परिकल्पना का परीक्षण, विचरण का विश्लेषण। तो सांख्यिकी गुणवत्ता नियंत्रण, प्रतिगमन विश्लेषण या एक या दूसरे प्रकार की भिन्नता के उपायों पर आधारित है। अब 5% के महत्व स्तर पर टी टेस्ट का उपयोग करके सहसंबंध गुणांक के महत्व परीक्षण कीजिए। हमें यहाँ पे क्या करना है, टी टेस्ट करना है। ये हो गया हमारे पास x और y। हमारे पास है x और y, जिसको हमें क्या करना है, ये पहले हमने ऐड कर दिया तो इसका एडिशन करके समेशन आया है 124। इसका समेशन है 124। फिर y का समेशन आया 217। x माइनस x बार हमने निकाला है। फिर ये आया -6.4। हमने 14 में से x जो इसका मीन आया है, मीन से हमने इसको माइनस किया है। तो फिर आया x माइनस x बार। फिर ये आया है y माइनस y बार का, ये निकाला है हमने, हर एक माइनस किया है मीन से। फिर x स्क्वायर, ये x का स्क्वायर हुआ है, ये y का स्क्वायर है, समेशन ऑफ x स्क्वायर। फिर यह है समेशन ऑफ y स्क्वायर, फिर समेशन ऑफ x y। तो ये टी टेस्ट का हमने परीक्षण कर रहे हैं हम इसमें। तो DF आया है अल्फा 0.01 पर टी है 2.896 और अल्फा 0.05 पर टी है 1.86। तो ये मतलब जो हमने प्रिडिक्ट किया था वो टी आंकलित ग्रेटर देन टी महत्वपूर्ण।
तो हम निकाल सकते हैं कि आकार 10 के नमूने पर 0.95 के इस सहसंबंध गुणांक को महत्वपूर्ण रूप से भिन्न माना जा सकता है। अब आता हमारे पास निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अंकगणित माध्य और माध्यिका के गणितीय गुण, मतलब जो गुण होते हैं इनके, यदि एक चर मतलब एक वेरिएबल द्वारा ग्रहण किए गए सभी अवलोकन स्थिरांक हैं, मतलब स्टेबल हैं, तो k कहेंगे। तो अंकगणितीय माध्य भी k है। उदाहरण के लिए यदि 10 छात्रों के समूह में प्रत्येक छात्र की ऊंचाई 170 है तो निश्चित रूप से औसत ऊंचाई 170 ही होगी। और फिर सेकंड है, अवलोकनों के एक समूह के उनके अंकगणितीय माध्य से विचलन का बीजगणितीय योग्य शून्य है, अर्थात अवर्गीकृत डेटा के लिए सिग्मा समेशन x माइनस एक्स बार इज इक्वल्स टू 0। फिर आता है गुण 3। तो यदि पैमाने के परिवर्तन के कारण अंकगणितीय माध्य प्रभावित होता है, तो यदि मतलब जिसको हम कह सकते हैं यदि मूल चर मतलब जो वेरिएबल है x को किसी अन्य वेरिएबल y में बदल दिया तो उत्पत्ति के परिवर्तन को प्रभावित करता है। माध्य की मानक त्रुटि, स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन, उसको हम माध्य की अस्थिरता मतलब जो स्टेबल नहीं है उससे समझ सकते हैं। फिर संबंध, फिर है गणना मतलब कैलकुलेशन, फिर है महत्व। माध्य की मानक त्रुटि का उपयोग यह अनुमान लगाने के लिए किया जाता है कि किसी दिए गए नमूने से निकाला गया माध्य वास्तविक जनसंख्या माध्य से कितना करीब या दूर हो सकता है। अब आता है रेखीय प्रतिगमन, मतलब रेखीय प्रतिगमन एक बुनियादी और आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला एक प्रकार का भविष्य कहने वाला विश्लेषण है। समय श्रृंखला विश्लेषण, एक समय श्रृंखला को इस प्रकार पढ़ने के लिए संग्रह के रूप में संदर्भित किया जा सकता है जो कुछ आर्थिक या समग्र चर के विभिन्न समय अवधि से संबंधित है। वर्षों के वितरण के बाद की प्रवृत्ति या पैटर्न को निर्धारित करने के लिए ऐतिहासिक डेटा का विश्लेषण करता है। निम्नलिखित चरणों का पालन करते हैं। काल श्रेणी को असामयिक बनाना, ट्रेड लाइन को बेमौसमी समय श्रृंखला पर फिट करना, चक्रीय भिन्नता को पहचानते हैं, उपयुक्त परिणामों का उपयोग करके अगले वर्ष की बिक्री का और पूर्वानुमान लगाते हैं। फिर आता है धर्मनिरपेक्ष रुझान, मतलब कुछ अलग श्रेणियां ये भी हैं। मौसमी विविधताएं, चक्रीय रूपांतर, फिर अनियमित परिवर्तन। समय श्रृंखला विश्लेषण के मॉडल में शामिल है वर्गीकरण मतलब कैटेगराइजेशन, वक्र फिटिंग मतलब जो पाई चार्ट बनता है, वर्णात्मक विश्लेषण, फिर अन्वेषणात्मक, फिर व्याख्यात्मक, फिर पूर्वानुमान, हस्तक्षेप विश्लेषण और फिर है विभाजन मतलब डिविजन। असतत और सतत आवृत्ति वितरण, इन दोनों के बीच में अंतर करें। सतत आवृत्ति वितरण क्या है? इसमें एक सतत आवृत्ति वितरण एक श्रृंखला है जिसमें डेटा को विभिन्न वर्ग अंतरालों के में बिना अंतराल के वर्गीकृत किया जाता है। और असतत आवृत्ति वितरण क्या है? इसमें डेटा में प्रस्तुत किए गए F1, F2, Fn तक की आवृत्तियों के साथ n भिन्न मान है। इस डेटा को मतलब हमने क्या किया है, मतलब कैटेगराइज किया है वेरिएबल्स के उसमें। पियर्सन बार्ली का तिरछापन गुणांक, बार्ली का कार्ल पियर्सन के अनुसार पूर्ण तिरछापन माध्य माइनस बहुलक। यह माप 2 और 2 से अधिक वितरणों में विषमता की वैध तुलना करने के लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि ए मापन की इकाई विभिन्न श्रृंखलाओं से भिन्न हो सकती है तथा छोटे या बड़े भिन्नता के साथ 2 श्रृंखलाओं में समान आकार की विषमता का अलग महत्व है। फिर बाउले का तिरछा गुणांक भी दिया हुआ है हमें। कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाइड बाय मीन माइनस मीडियम डिवाइडेड बाय सिग्मा। कोफिशिएंट ऑफ स्क्यू मतलब मोड के टर्म्स में x बार माइनस मोड डिवाइडेड बाय सिग्मा। फिर k इज इक्वल्स टू Q3 प्लस Q1 माइनस 2md डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1। तिरछेपन से बावले के गुणांक को तिरछेपन के चतुर्थक गुणांक के रूप में भी जाना जाता है। चतुर्थक और माध्य का प्रयोग किया गया है जैसे जब बहुलक अपरिभाषित है और डेटा में चरम प्रेक्षण मौजूद है, जब बंटन में खुला अंतवर्ग या समान अंतराल हो। संभाव्यता और गैर संभाव्यता का प्रतिचयन, प्रायिकता प्रतिचयन और गैर प्रायिकता प्रतिचयन। प्रायिकता प्रतिचयन क्या है? जिसमें जनसंख्या में प्रत्येक इकाई के पास प्रतिदर्श को चुनने का मौका होता है और यह संभावना सटीक रूप से निर्धारित की जा सकती है। गैर प्रायिकता मतलब इसमें प्रतिचयन तकनीकों का उपयोग करके अपने प्रतिदर्श से सामान्य आबादी के लिए अनुमान लगाने के लिए नहीं किया जा सकता। वर्ग सीमाएं और वर्ग अंतराल। वर्ग सीमा वितरण में सीमा की ऊपरी और निचली सीमा को संदर्भित करती है और वर्ग अंतराल
वर्ग अंतराल निचली और ऊपरी सीमाओं के बीच का अंतर। If you want to download the PDF of this assignment, you can visit ignowala.com, and to get reference book for this subject, please visit Neeraj Books, www.neerajbooks.com, where you can get up to 50% plus 10% special discount offer on all Neeraj IGNOU books. For more updates and information related to IGNOU, please subscribe and also comment below if you have any feedback and which assignment do you want to see next. Thank you for watching. दर्शाता है